अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं वीकेंड विद वकील अंसारी और मैं हूं वकील अंसारी। आलमी मंजरनाम पे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका जिक्र किया जा सकता है, लेकिन आज 4 जुलाई के हवाले से मैं तमाम पाकिस्तानी अमेरिकनों, पूरे अमेरिकन को मुबारकबाद पेश करता हूँ। अमेरिका का 249वां ये यौम आज़ादी है। नेक्स्ट ईयर अमेरिका को आज़ाद हुए 250 साल हो जाएंगे। अमेरिका ने जो तरक्की की वो पूरी दुनिया ने देखा कि आज वो सुपर पावर है। क्या ऐसी वजूहात थी कि अमेरिका दुनिया का सुपर पावर बना, और किस तरह अमेरिका की 13 रियासतों ने सिर्फ आज़ादी का ऐलान किया था और उसमें कुर्बो जवार के तकरीबन आज 50 रियासतें हैं। मुत्तहदा हाय अमेरिका। यकीनी तौर पर इनके आबा अजदाद ने, इनके बुजुर्गों ने, जिन्होंने आज़ादी के लिए जंग लड़ी, उन्होंने कुछ ऐसे कवानीन बनाए जहाँ हर शख्स की इज्जत नफ्स महफूज रहे और जहाँ ये देखा जाए कि यस, इंसानियत के लिए काम किया जाए, इंसानियत की भला हो। और ये सब कुछ हुआ, बहुत कुछ हुआ। अगर आप देखे जाए अमेरिका की पूरी तारीख में किस तरीके से यहाँ अफ्रीकन अमेरिकन कहा जाता है, उनको किस तरह आज़ादी दी गई, फिर ऐसे कवानीन पैदा किए गए जहाँ के अमेरिका के अवाम ने और बाहर से आने वालों ने हमेशा ये महसूस किया कि ये उनका मुल्क है। अगर आप इटली में रहें तो आप इटालियन नहीं बन सकते, चले जाएं बरतानिया में तो आप ब्रिटिश नहीं बन सकते, आप चले जाएं कनाडा में तो आप कैनेडियन नहीं बन सकते, लेकिन आप अमेरिका में अगर आ जाएं तो आप अमेरिकन बन सकते हैं। आज मेरा बच्चा अगर यहाँ पैदा हुआ है तो वो अमेरिका का सदर हो सकता है। ये है अमेरिका का आइन, ये है अमेरिका में आज़ादी का तसव्वुर, अमेरिका में मसावी हुकूक। और ये खूबसूरत मुल्क जब बना तो यकीन पर यहाँ का जो मुजस्सम आज़ादी है उसने यही कहा जब इमिग्रेंट्स आते थे कि दुनिया के गरीबों आओ हमें तुम्हें आज़ादी का तसव्वुर देते हैं। और वाकई ये हुआ और दुनिया भर से लोग आए और अमेरिका ने तरक्की की हत्ता कि सुपर पावर बन गया। पीछे मुड़कर देखना अच्छा लगता है, हिस्ट्री बहुत अच्छी है, बहुत सी चीज़ें, ग़ुलामी की जंजीरें कटी, बहुत कुछ हुआ यहाँ पे। वोटिंग पावर्स मिले ब्लैक्स को, वोटिंग पावर मिले औरतों को, तो अमेरिका ने तरक्की की है इनफरादी तौर पर। मगर अब दुनिया में 25-30 साल से एक अजीब लहर आई है जहां हम देखते हैं कि हमारे नज़रियात, जो आफाकी नज़रियात थे, जो इंसानी हुकूक के नज़रियात थे, जो इंसान की भलाई के नज़रियात थे, वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होते जा रहे हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता गिरफ्त में आते चले जा रहे हैं, वो आज़ादी ख़त्म होती जा रही है। यकीन तौर पर अमेरिका के बारे में हमेशा ही कहा गया है ये कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, और वाकई है। लेकिन कैपिटलिस्ट सोसाइटी होते हुए यहाँ गुर्बत का वो मेयार नहीं है जो दुनिया के दूसरे मुल्कों में है। अगर कोई गरीब है तो उसको किस तरीके से इमदाद दी जाए, किस तरह उसको घर दिया जाए, किस तरह उसको रोटी दी जाए, ये वेलफेयर सिस्टम इतना मजबूत सिस्टम है जिसको कि अगर आप देखें तो आज दुनिया में कोई ऐसा आदमी नहीं कि अगर अमेरिका में कहे कि मेरे पास घर नहीं है या मुझे रोटी नहीं मिल रही तो उसको रोटी ना मिले, वो भूखा नहीं सो सकता। पूरा एक सिस्टम है जिसके तहत चलते हैं। ये चूँकि मैं एक न्यूयॉर्क सिटी में रहता हूँ जो अमेरिका की एक बड़ा शहर है, तो यहाँ पे उस निज़ाम को देखने को बड़े करीब से मिलता है। यहाँ गुर्बत भी है, यहाँ दुनिया का अमीर तरीन आदमी भी रहता है, डोनाल्ड ट्रम्प साहब भी यहीं के रहने वाले हैं, दुनिया के गरीब लोग भी यहाँ पे रहने वाले हैं। अमरीकी माशरे को सलाम कि जिन्होंने इस मुल्क को इस खूबसूरती से चलाया। लेकिन हाँ, जैसा कि मैंने कहा, हालात बदले, तंग नज़री को फौकियत मिली। ख़ासतौर पर 9/11 के बाद अमेरिका ने सोचा कि सब कुछ जो हो रहा है, उस आज़ादी को जो हमने दी है उससे लोग नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। कहीं ये बात सही भी है। अमेरिका पे ऐसे लोगों की हुकूमत आई जो वाकई अमेरिका की जो ख़ास आज़ादी थी, जैसे अदलिया की आज़ादी, प्रेस की आज़ादी और बहुत सारी ऐसी चीज़ें, आज उनके ऊपर कहर टूट रहा है। आज ऐसा लगता है कि हम एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री में रह रहे हैं। आज ऐसा लग रहा है बदले की सियासत हो रही है जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में होती है। मुझे ये कहते बड़ा फ़ख्र है कि अमेरिका के यौम आज़ादी पे हमको इस बात को मुड़ के देखना होगा। अभी हालिया 2 दिन पुराना वाक़या सुनाऊं कि अमेरिकी हुकूमत ने एक बिल पेश किया गया जिसको हमारे डोनाल्ड ट्रम्प साहब कहते हैं बिग ब्यूटीफुल बिल, BBB। इस बिल में उनके जो वादे थे वो वादे वही थे कि जो एक अमीर तरीन हो जाए और गरीब तरीन हो जाए, और गरीब लोगों को जो मराद दी जाती थी उन पे किस तरीके से कदरन लगाई जा रही है। आदाद शुमार अगर मैं आपके सामने पेश करूं तो आपका दिल दहल जाए। अगर आप जा सकते हैं तो जाके मज़े से आदाद शुमार देख सकते हैं कि किस तरीके से सिर्फ लेस देन 1% लोगों को टैक्स का ब्रेक मिलेगा
$975 बिलियन, लेस देन 1% लोगों को, मतलब अमीरों को ये टैक्स बिल दिया जा रहा है। इसके मुकाबले में गरीबों को जो इमदाद मिलती थी, जो सोशल वेलफेयर मिलते थे, जो तिब्बी इमदाद का मरकज़ थी, जिसे आप कहते हैं मेडिकेड एंड मेडिकेयर, उसका खात्मा हो रहा है। बल्कि उस पर तकरीबन उससे $16 मिलियन लोग ऐसे हैं जो हेल्थ कवरेज से महरूम रह जाएंगे। एक अंदाजे के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि हेल्थ की फराहमी न होने की वजह से तकरीबन 50,000 आदमी ज़ायद उनका इलाज न होने की वजह से इंतकाल होगा। ये खैर एक तखमीने हैं और मेरा ख्याल है कि ये बिल सेनेट में तो पास हो गया है, लेकिन अब ईवान नुमाइंदगान में जा रहा है। उम्मीद है कि ये बिल वहाँ भी पास हो जाएगा, और अगर बिल वहाँ पास हो जाता है तो अमेरिका में एक तरह का ये इनकलाब है। इस तरह का इनकलाब है जहाँ पे एक तबका जो तकरीबन 2/10 ऑफ आबादी का हिस्सा है, जो बिलियनर है, वो मज़ीद बिलियनर हो जाएंगे। तकरीबन उनको $211 बिलियन का फ़ायदा होगा उन 2/10% को। तो जहाँ हम एक तरफ आज़ादी मना रहे हैं, 4th ऑफ जुलाई मना रहे हैं, वहाँ हम ये भी देख रहे हैं कि अमेरिका में कुछ इस किस्म के क़वानीन बनाए जा रहे हैं जो कि आम आदमी को, उसकी सहूलत को, उसकी आज़ादी को, उसकी सेहत के उसूलों को पामाल करेगा। ये बहुत कुछ है, लेकिन बहरहाल अमेरिका एक बहुत बड़ा मुल्क है। जो हमेशा मैं कहता हूँ कि मुझे फ़ख्र है कि मैं अमेरिका आया, मुझे फ़ख्र है कि मैं एक अमेरिकन अपने आप को कहता हूँ। और मुझे फ़ख्र नहीं, मेरी तरह लाखों लोगों को फ़ख्र है कि अमेरिका का दुनिया का एक खूबसूरत तरीन मुल्क है। अमेरिका अपने नाजुक मराहल से गुजर रहा है। हमने हिंदुस्तान और पाकिस्तान में रहते हुए बहुत सुना था कि मुल्क ख़तरनाक बहरान का शिकार है, उससे गुजर रहा है, और हम 50-60 साल तक यही बात सुनते रहे। लेकिन हमने अमेरिका में ये बात कभी नहीं सुनी, लेकिन आज ये सुनने में आ रही है कि अमेरिका एक शदीद बहरान से गुजर रहा है। अल्लाह करे कि ये बहरान अमेरिका को मज़ीद ताकतवर करे और इससे फ़ौरन निकलने के बाद अमेरिका को आज़ादी मिल जाए। देखिए, ये सियासी मसाइल हैं जो सियासी तरीक़े से हल होंगे। तब्दीलियाँ आनी चाहिए, लेकिन इतने बड़े पैमाने पे इतनी जल्दी तब्दीलियाँ आने से मेरा ख्याल है मुल्क को नुकसान पहुँचता है। तो ये जो हमारे मोहतरम सदर जनाब डोनाल्ड ट्रंप साहब कह रहे हैं बिग ब्यूटीफुल बिल, इस पे जनाब मस्क साहब का उनसे इख्तिलाफ हुआ और वो छोड़ के चले गए। बहुत सारी ऐसी बातें हो रही हैं जो वाकई थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में होती थी तो हम हंसते थे, आज वो अमेरिका में हो रही है। अमेरिका जैसे कि मैंने कहा एक बहुत खूबसूरत मुल्क है, लोग बहुत अच्छे हैं, खास किस्म का सियासी कंट्रोल हो रहा है, खास किस्म के लोग आए लाए जा रहे हैं, और यकीनन तो उसको फ़ायदा कहाँ हो रहा है, किन लोगों को फ़ायदा हो रहा है, कौन लोग इन लोगों को लाए, उसको बहुत डीप जाइए। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि इस तमाम प्रॉब्लम का, चाहे 9/11 हो, चाहे 7 अक्टूबर हो, इसके जिसको कहा जाता है यहाँ फ़ायदा किसको पहुँचा, एंड ऑफ द डे हम ये देखते हैं फ़ायदा किसको पहुँचा। तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि इस वक्त कौन सा खित्ता मिडल ईस्ट में है जो कि सब जिसको फ़ायदा हो रहा है हमारे इस क्यास से, हमारे इन सियासतदानों से, कैसा हो रहा है। बहरहाल आज चूँकि आज़ादी का दिन है, हमें ये बातें रिपीट करते हुए खुशी महसूस होती है कि जब अच्छे दिन गुजर गए तो बुरे दिन भी गुजर जाएंगे। पेवस्ता रेशा जैसे उम्मीदें बाहर रख। 249वां ये यौम आज़ादी है। आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। अब आइए हम चलते हैं हमारे अपने मोहतरम डॉक्टर गुलाम मुश्तबा की जानिब, जिन्होंने माशाल्लाह मशरिक़ वस्ता के बारे में एक खूबसूरत तरीके से उसका अहाता किया है। आप सुनिए डॉक्टर गुलाम मुश्तबा साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। In the name of Allah, the most gracious and the most merciful. Moses, नाज़रीन इकराम, जनाब वकील अंसारी साहब, अस्सलामु अलैकुम. As always, it has been a pleasure to meet you in this segment of the program. और आज के इस प्रोग्राम के अंदर इस वक्त की भड़कती हुई खबर जो आलमी सतह पर कश्त कर रही है, that is the Israel and Gaza understanding, pact and agreement spearheaded by the President of the United States, President Donald Trump, vis-a-vis the Abraham Accord that has to be implemented in the region with the understanding of both the parties in conflict. इससे पहले कि हम इसकी तफसीलात पर गुफ्तगू करें, मैं समझता हूँ कि जेरूसलम और इसराइल और फ़लस्तीन की तारीख पर थोड़ी सी हल्की सी नजर डालें। जेरूसलम, हिस्टोरिकली नोन एज Jerusalem, Zion, Elio Capitolina al-Quds, lies at the heart of ancient Canaan, later known as Palestine, and now shared with modern-day Israel.
The city has seen successive rules by ancient Israelites, means Bani Israel, Babylon, Romans, Aelia Capitolina, Byzantine, Christians, Islamic Caliphates, Crusaders, and Ottoman Empire, and the present day Palestine and Israel. The current dispute began with the 20th century, the Zionist movement, and escalated after the 1948 Nakba and 1967 occupation, rooted in competing national claims over land and identity. Palestinians are both Muslims and Christians. 85% of the Palestinians are Muslims, and around 12% historically are Christians, who are now reduced to 2%, coexisting as one people under occupation. Key factors include illegal settlements, displacements, blockades of Gaza, the status of Jerusalem, and international inactions in enforcing two-state solution. The agreements that has taken place over the years could not bear fruits and be executed are: in 1949, Armistice Agreement between Arabs and Israel after the War of 1948, which included Egypt, Jordan, Lebanon, and Syria, but not with the Palestinians, who had no recognized state at that time. Now, at this point of time, after this, in 1978, Camp David Accord was made. Egypt made peace with Israel. Palestinians were mentioned, but no direct deal was made with them. In 1987 to 93, first Intifada, the Palestinian uprising, took place and increased international pressure for dialogue. In 1991, Madrid ceasefire conference started, which ended up in US-Soviet sponsorship, and the representatives of Israel and Palestinians participated and which ended without any results. In 1993, Oslo Accord between Israel and PLO was signed, recognized. Each Palestinian authority was established and created with limited self-rule in Gaza and West Bank. In 1995, Oslo Accord expanded Palestinian Authority and divided the West Bank into Arabs A, B, C, and wherein Israeli control. In 2001, Tabba talks followed up negotiations after Camp David and collapsed, promising but halted due to Israeli elections and rising violence there. In 2002, Arab Peace Initiative took place, which asked for the withdrawal of Israeli forces to the 1967 borders. However, this was never accepted by Israel and could not be executed. In 2003, Roadmap for Peace was made by US-led plan for two-state solution. However, this did not work either. In 2007, Annapolis Conference under President Bush with Mahmoud Abbas and Allman also failed. In 2011, Kerry Initiative attempt to final state negotiation ended up in fiasco. In 2020, President Trump presented the case of Abraham Accord for a two-state solution, living at peace side by side. However, this did not work out as yet, but the breaking news is that President Trump has announced that diplomatic move has taken place that will bring ceasefire within a week between Israel and Hamas and be reached this following week, citing coordinated efforts by key regional players, Qatar and Egypt. It would be nice to see these developments in the weeks to come. Keep tuned to us, and we will present the latest developments, its implications and execution. That is in the larger interest of the region, including Pakistan. And we hope that Pakistan plays a pivotal role in bringing peace in the region. Thank you. Till next segment, Allah Hafiz. जी डॉक्टर साहब, ब्रिलियंट, माशाल्लाह. न्यूयॉर्क में घर की खरीदो फरोख्त के लिए बस एक ही नाम याद रखें, अमेरिकन ड्रीम होम्स.
प्रोफेशनल ब्रोकर अली रफाकत और सैयद वसीम हुमा वक्त आपकी मदद के लिए तैयार हैं। इन नंबर्स पर फोन कीजिए। अमेरिकन ड्रीम होम्स। अगर आप न्यूयॉर्क में हैं और आपको किसी कार की मरम्मत की जरूरत है, एक गैराज का नाम है सेंट्रल एवेन्यू ऑटो रिपेयर्स और फारूक साहब होते हैं 227 नॉर्थ सेंट्रल। इनका टेलीफोन नंबर है 516-561-0707। तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है और इस नेमत को बरकरार रखने के लिए डॉक्टर विजिट ज़रूरी है। साफ़ी मेडिकल और डॉक्टर सारा साजिद हमारी कम्युनिटी में एक अहम इजाफा है जो हमारे इलाके एलमंड में किडनी से मुतल्लिका अमराज जैसे किडनी स्टोन, शुगर और हाई ब्लड प्रेशर से होने वाली किडनी फेलियर और डायलिसिस की माहिर हैं। एतमाद के साथ रब्ता करें। आपकी आसानी के लिए हम उर्दू और पंजाबी में भी बात कर सकते हैं। डॉक्टर सारा साजिद का स्टाफ हम वक्त आपकी खिदमत के लिए तैयार। अफगान चाय खाना रिवायती अफगान खानों के लिए गुज़श्ता 27 साल से न्यूयॉर्कर्स का फेवरेट रेस्टोरेंट। बल्क कबाब आइए और फ्रेश हलाल मीट से बने हमारे कबाब, पुलाव और कढ़ाई, लेमन डिशेस, स्पेशल ग्रीन टी ज़रूर इंजॉय कीजिए। 50 से 150 अफराद के लिए कुशादा पार्टी हॉल, आउटडोर केटरिंग, फ्री डिलीवरी और रिजर्वेशन के लिए कॉल कीजिए 516-640-5825। बल्क कबाब और चाय खाना। जुमला बीमारियों के इलाज के लिए वेलकम टू मुश्तबा क्लिनिक्स इन न्यूयॉर्क एंड न्यू जर्सी। फैमिली प्रैक्टिस, urgent care, weight loss, women's health, all insurances accepted. Visit mushtabaclinic.com or call New Jersey Clinic at 973-200-2430 or New York Clinic in Queens 718-424-5360. और आइए अब हम चलते हैं डॉक्टर बुलंद इकबाल की तरफ। डॉक्टर बुलंद इकबाल जैसे कि हमेशा एक नई चीज़ के साथ आते हैं। ये हमारे लिए और आप सबके लिए एक तोहफा है कि बुलंद इकबाल एक नौजवान डॉक्टर जो कनाडा में बैठे हैं किस खूबसूरत तरीके से आपके सामने नई किताब और नया आइडिया पेश करते हैं। जनाब डॉक्टर बुलंद इकबाल। थैंक यू अकील भाई। वेलकम बैक टू वीकेंड विद अकील सारी। दोस्तों, जंगों का सिलसिला चल रहा है। अभी कुछ दिनों कबल तक रशियन और यूक्रेनियन वॉर चल रही थी, फिर इसराइल ने गाज़ा पे हमला कर दिया, उसके बाद इंडियन पाकिस्तानी वॉर शुरू हो गई और अब आजकल ईरान और अमेरिका और इसराइल के दरमियान अभी भी जंग का सिलसिला चल ही रहा है। बल्कि मैं सोच रहा था कि आखिर इंसानों का बिहेवियर कैसे डेवलप हुआ है, इस तरह का जो वॉर का बिहेवियर है, ये साइकोलॉजी ऑफ वॉर है क्या। तो मेरी नज़र ये स्टीव टेलर का एक आर्टिकल द साइकोलॉजी ऑफ वॉर पर पढ़ी जिसमें उन्होंने ये बुनियादी सवाल उठाया, व्हाई डू ह्यूमन फाइंड इट सो डिफ़िकल्ट टू लिव इन पीस। प्रॉब्लम क्या है आखिर इंसानों का। उसके लिए वो थोड़ा सा हिस्ट्री में गए और उन्होंने कहा कि 3000 साल पहले तक अगर हम बिफोर द क्राइस्ट जाकर देखें तो हमें समझ में आता है जो हमें रेफरेंसेस मिलते हैं इजिप्ट और समर की जो सारी सिविलाइज्ड दुनिया है उस वक्त से लेकर अब तक की ऑर्गेनाइज फॉर्म में, वहाँ से लेकर अगर हम अब तक देखें तो हमें पूरा एक कैटलॉग मिल जाता है जंगों का। ये कहते हैं कि थोड़ी देर के लिए 1740 और 1897 के दरमियान अगर देखें 150 साल, उन 150 सालों में तकरीबन 230 जंगें हुई और 30 मिलियन लोग मर गए और सारी वेस्टर्न खुसूसन पावर्स जो थी वो बैंक करप्ट हो गई मिलिट्री एक्सपेंडिचर की वजह से। वो कहते हैं कि उसके बाद एक थोड़ा सा पॉज आया, फिर हमने देखा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आई 1914 से 1918 तक और फिर सेकंड वर्ल्ड वॉर आई 1939 से 1945 तक और फिर पहली जंग के अंदर तकरीबन 13 मिलियन तक लोग मरे, 5 से लेकर 13 मिलियन तक, और सेकंड वर्ल्ड वॉर में तो 50 मिलियन तक बल्कि उससे भी ज़्यादा लोग मर गए। अब वो यहाँ पर वो कहते हैं थोड़ा सा देखें इस पैथोलॉजिकल बिहेवियर की साइकोलॉजिकल और बायोलॉजिकल रीजंस क्या हो सकते हैं। बुनियादी तौर पर वो कहते हैं कि पहले थोड़ा सा बायोलॉजिकल रीज़न देख लें। ख़ास तौर पे कहते हैं क्योंकि हमें सेल्फिश जीन का कॉन्सेप्ट मिलता है जो रिप्लिकेशन की डिमांड करता है, जो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की डिमांड करता है और उसके नतीजे में एक ग्रुप जो होता है दूसरे ग्रुप से कॉन्फ्लिक्ट डेवलप कर लेता है क्योंकि उन्हें अपने रिसोर्सेज चाहिए अपने सर्वाइवल के लिए। तो ये एटीट्यूड कहते हैं। इसके अलावा हार्मोनल रीज़न भी कहते हैं इंडिविजुअल लेवल के ऊपर टेस्टोस्टेरोन के अंदर एक बड़ा रोल प्ले होता है जो बड़ा एग्रेसिव किस्म का हार्मोन है जो ह्यूमन बीइंग में पाया जाता है, मेल सेक्स हार्मोन है। या फिर सीरोटोनिन का लो लेवल भी एग्रेशन प्रोड्यूस करता है। कहते हैं सीरोटोनिन जब कभी भी हम किसी को इंजेक्ट करते हैं तो उसके अंदर एग्रेशन कम होता है।
اچھا یہ تو اس کی تھوڑی سی بایولوجیکل ریزن ضرور ہے، پھر یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ اتنا آسان ہے تو پھر ہمیں پرابلم کیوں نظر آتا ہے؟ خاص طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم 10,000 سال پیچھے چلے جائیں، یعنی 2.5 ملین سال سے لے کے 10,000 سال تک کا جو ایج ہے جس میں ہم اسٹون ایج ہے، یا وہ جو ایج ہے جس میں ہم نہیں دیکھتے کہ ابھی کوئی ایگریکلچر ریولوشن بھی نہیں آیا، اس سے قبل ہمیں اتنی جنگیں نظر نہیں آتی. یہاں اگر وہ کہتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے ہم کو آرکیالوجسٹ اور اینتھروپولوجسٹ کے پاس آ کر رکنا پڑے گا، تو انہوں نے ڈائگلس فرائی اور پیٹرک سوڈنبرگ کا نام لیا اور کہتے ہیں کہ انہوں نے 200 سال کی ایک اسٹڈی کی ہنٹر گیدر ایج کی، یعنی بیفور 10,000 ایئر دا ٹائم آف کرائسٹ. اس دوران کہتے ہیں کہ 200 سال کے اندر تقریباً 148 لوگ ہمیں وائلنس کے دوران مرتے ہوئے ملتے ہیں. اب یہ چیز بڑی ان کے لیے سوالیہ نشان ہے. اس سے ظاہر ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جنگ جو ہوتی ہے وہ وائلنس کے دوران نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ ہائیلی پلانڈ ہوتی ہے اور پیس کے دوران ارینج کی جاتی ہے. اب پیس کے دوران ارینج کی جاتی ہے تو پھر اس کی سائیکالوجیکل ایکسپلینیشن ضرور ہوگی کہ آخر انسان ایسا کیوں کرتا ہے. یہاں آ کر وہ ولیم جیمس نے جو کتاب لکھی تھی دا مورل ایکویولنٹ آف وار 1910 میں، اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ 2 چیزیں امپورٹنٹ ہیں، ایک ہے انڈیویجول اور ایک ہے سوسائٹل، یعنی سوسائٹی کا ایفیکٹ. وہ کہتے ہیں اگر آپ سوسائٹی کا دیکھیں تو جب کبھی بھی وار ہوتی ہے تو ایک سینس آف یونٹی، ایک سینس آف کوہیشن ڈیولپ ہوتا ہے جب کبھی بھی کولیٹرل تھریٹ یا کوئی کلیکٹیو تھریٹ آتا ہے تو. اور انڈیویجول لیول کے اوپر کہتے ہیں کہ ایک آنربلٹی کا اور ایک انسیلفشلی قسم کا ایٹیچیوڈ جو ہے وہ گریٹ گڈ کے خاطر وہ ڈیولپ ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب ہم پیس کے عالم میں رہتے ہیں ایک عرصے تک تو بہت سارے ایسے کچھ کریکٹرز ہوتے ہیں جیسے ڈسپلن ہے، کریج ہے اور انسیلفشنس ہے، وہ سب ڈورمنٹ ہو جاتی ہیں آرڈنری لائف کے اندر. مگر جب جنگ آتی ہے تو وہ اٹ ریڈیمس لائف فرام فلیٹ ڈیجنریشن، یہ جملہ استعمال کیا. وہ کہتے ہیں لائف سیمس کاسٹ اپون اے ہائر پلین آف پاور. اس طرح کا کچھ ایٹیٹیوڈ ڈیولپ ہو جاتا ہے. تو یہاں پر انہوں نے اپنی کتاب یعنی اسٹیون ٹیلر نے کتاب کا ایک ریفرنس دیا بیک ٹو سینٹی کے نام سے. اس میں یہ کہتے ہیں کہ 2 بڑے ریزنس ہیں، 2 بڑے فیکٹرز ہیں. اگر آپ گورنمنٹ، ٹرائب اور کنٹری اور ایتھنیکل گروپ کے حوالے سے سوچیں تو وہ کہتے ہیں پاور اور ایک اسٹیٹس ہے جس کو انکریز کرنا چاہتے ہیں، یہ ایک ریزن ہے. اور اس کی پھر انہوں نے مثال یوکرین کی وار کی لی کہ کس طرح سے کریمیا کے اندر جہاں پر رشین پاپولیشن زیادہ ہے اور گورنمنٹ جو یوکرینین ہے تو وہ چاہتے ہیں کس طرح سے وہ ایریا ان کو مل جائے کیونکہ اس کے اندر ایتھنیکل ریزن ہے. دوسرا بڑا فیکٹر کہتے ہیں وار. سیکنڈلی وہ کہتے ہیں کہ گروپ آئیڈینٹی کا مسئلہ ہے. گروپ آئیڈینٹی سے مراد یہ کہتے ہیں کہ انسانوں کا پرابلم ہے کہ وہ آئیڈینٹی کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، ایتھنیسٹی کے ساتھ، نیشنلٹی کے ساتھ، ریلیجن کے ساتھ، ڈوگمیٹزم کے ساتھ. یعنی کہ ہم برٹش ہیں، ہم امریکن ہیں، ہم انڈین ہیں، ہم پاکستانی، ہم پروٹسٹنٹ، ہم اسلامک، ہم جیوش، ہم اس قسم کی آئیڈینٹی ان کو چاہیے. وہ آئیڈینٹی جو ہے وہ یہاں تک تو ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں، لیکن کہتے ہیں پرابلم جب ڈیولپ ہوتا ہے جب یہ ایٹیچیوڈ دوسرے کی طرف ایز اے ادرس کا امپریشن ڈیولپ کرتا ہے. اس کے اندر پھر وہ ایک رائولٹی اور ایک ایمینٹی اور ایک ان اینڈ آؤٹ مینٹیلٹی ڈیولپ ہو جاتی ہے. پھر وہ کانفلکٹ کا سبب بنتا ہے، پھر وہ کلیش کا سبب بنتا ہے اور پھر وہ چیزیں سامنے آتی ہیں جو لیٹ 11 to late 13 سینچری کے درمیان جو کانفلکٹ ہوا تھا، کرسویٹ وار ہوئی مسلم اور عیسائیوں کے درمیان، یا یہ یوکرینین وار ہوئی جس کے اندر کریمیا نظر آ رہا ہے ہم کو کے لیے لڑ رہے ہیں لوگ، یا پھر جتنی بھی جنگیں ہوئی ہندو مسلم کے درمیان، جیوش اور عرب کے درمیان، اور جو پروٹسٹنٹ کی اور عربس کے درمیان جو پروٹسٹنٹس کی جو ہوئی تھی یا آئلینڈ کے اندر ہوئی تھی، یا پھر سرب کی یا بوسنیا کی، ساری چیزیں جو ہیں اس کے پیچھے یہی ریزن ہے. اور اس کے اندر ایک اور بڑا فیکٹر جو ہے وہ کہتے ہیں مورل ایکسکلوژن کا. یہ مورل ایکسکلوژن سب سے زیادہ خطرناک چیز ہے سائیکالوجی کے حوالے سے. وہ کہتے ہیں کہ گروپ آئیڈینٹی کے اندر مورل ایکسکلوژن جب ڈیولپ ہو جاتا ہے تو پھر بات بہت خراب ہو جاتی ہے، اس لیے کہ مورل اور ہیومن رائٹس اب آپ ڈیمانڈ کرتے ہیں صرف اپنے گروپ کے لیے، دوسروں کو ایکسپلائٹ کرنا، کل کرنا، اوپریس کرنا بالکل فیئر ہو جاتا ہے. یہ سب سے زیادہ خطرناک بات ہے. اچھا، آرٹیکل کے آخری حصے میں انہوں نے پھر ڈکلائن آف وار کی ریزنز بتایا. انہوں نے کہا کہ اگر ہم 1980 کے بعد دیکھیں تو کچھ عرصے تک ہمیں جنگیں نظر نہیں آتی ہیں، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ پھر وہ اسٹیون پنکر کی کتاب ہے دا بیٹر اینجل آف اوور نیچر، اس کا ذکر کیا. وائی وائلنس ہیز ڈکلائنڈ. کیوں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ کئی ایک ریزن ہوئے. ایک تو ڈیموکریسی کی گروتھ ہوئی، دوسری انٹرنیشنل پیس کیپنگ فورمز ڈیولپ ہوئے، اور تیسرا نیوکلیئر ڈیٹرنٹ. انہوں نے کہا کہ جو ڈسکریج کرتا ہے لائف کو، یعنی ایک میوچولی ایشیورڈ قسم کا میوچولی ایشیورڈ ڈسٹرکشن جس کو ہم کہتے ہیں MAD، وہ ڈیولپ ہوا کہ اگر تم کو مارو گے تو پھر دوسرے اسٹرائک کے اندر ہم نیوکلیئر وار کر سکتے ہیں. تو پھر نیوکلیئر وار کے خوف کی وجہ سے جنگیں ختم ہو گئی. پھر انہوں نے ایک بڑی
ایک اور بات کہی جو ذرا سے مختلف ہے اسپورٹس کے حوالے سے. انہوں نے کہا کہ اسپورٹس جتنا زیادہ پھیلتا چلا گیا جنگیں کم ہوتی چلی جاتی ہیں, کیونکہ اس کے اندر نیچر وہی ڈیولپ ہوتی ہے, وہی خیالات وہی بیہیویئر آتا ہے نیشنلٹی کا, مگر اس کے اندر وائلنس نہیں ہوتی. پھر سب سے بڑی بات گلوبلائزیشن آئی جس کی وجہ سے وار کم ہوئی, اور پھر ایک انٹرنیٹ کنیکشن آیا اور کمیونٹی ڈیولپ ہوئی انٹرنیٹ کی, جس کا ایک پازیٹیو افیکٹ یہ آیا کہ سوسائٹیز ایک دوسرے کو زیادہ پہچاننے لگی اور سمجھنے لگی کہ ہم ایک جیسی لوگ ہیں. تو اس قسم کی باتیں تھیں اس کے اندر. میں نے کہا کہ آپ سے ڈسکس کر لوں تاکہ ایک آئیڈیا ہو کہ آخر ہم اتنا لڑتے کیوں ہیں اور یہ آخر وار کی سائیکالوجی کیا ہے. تو اس کو یہاں تک رکھتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. میں پھر حاضر ہو جاؤں گا اگلی بار کوئی ایک اچھا سا آرٹیکل لے کر یا کوئی اچھی سی کتاب کا حوالہ لے کر, کوئی موضوع لے کے. اپنا خیال رکھیے گا. تھینک یو. بہت خوب ڈاکٹر صاحب. تو خواتین و حضرات, آپ نے دیکھا یہ میرا پیغام بھی تھا, اور یہ ہے کہ امریکہ ایک خوبصورت ملک ہے, بڑا ہی خوبصورت ملک ہے, لوگ خوبصورت ہیں, لیکن آج کل یا تو اس کو کسی کی نظر لگ گئی ہے یا کسی عطاب کا شکار ہے. ہمیشہ دیکھیے گھٹا آتی ہے, بارش ہوتی ہے, لیکن بادل چھٹ جاتے ہیں. ہر تاریک رات کے بعد ایک سحر ہوتی ہے, اور انشاءاللہ اس سحر کا ہم سب کو انتظار ہے. بہت بہت شکریہ. وکیل انصاری کو اپنی دعا میں یاد رکھیے. انشاءاللہ نیکسٹ ویک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. گاڈ بلیس امریکہ.